नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 75 तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न नंबर 76 को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 आपसे कह रहा है कि जो फूल है वो एक कंपोजिट सिस्टम है, ठीक है। इनमें से कहने का तात्पर्य है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से फूल में क्या क्या मौजूद होता है। एक तरह की संयुक्त प्रणाली है फूल, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इसमें सेपल्स होती हैं, इसमें पेटल होती हैं, स्टेमिन होता है, सीड होता है। ये आपको बताना है कि क्या क्या है। तो मान लीजिए ये फूल है, बनाते ये इसका है फीमेल पोर्शन फूल का, ये इसका मेल पोर्शन हो गया, इधर ऐसे मान लेते हैं। ये पंखुड़ियाँ हो गई फूल की, और ये इसके नीचे डंडी और ये हरा भरा, ठीक। तो अब ये क्या कह रहा है, सेपल। तो ये नीचे जो हरा वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है सेपल, ठीक है। ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये पंखुड़ियाँ हो गई इसकी। ये स्टेमेन हो गया या पुष्प केसर, ठीक है। और साथ ही साथ एक ये पोर्शन है, इसको पिस्टल कहते हैं, बीच वाला। ये फूल के 4 पार्ट हैं, इसको याद रखिएगा, ये 1 लाइन में पूछा जा सकता है। अब बीज नहीं होगा, क्यों? जो बीज होता है वो फूल में कब बनता है, जब ये जो मेल वाला पार्ट है इस पे जो पराग हैं ये उड़कर जब फीमेल पोर्शन पर चले जाते हैं तो यहाँ जाके क्या करते हैं, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तब जाके अंदर बीज बनेगा, ठीक है। तो जो बीज बनने की प्रक्रिया है वो तब शुरू होगी जब फूल सूखने लगेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फूल वो सूख जाता है और फल का निर्माण होता है, ठीक है। तो बीज फूल में होता नहीं है, बीज बनता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। याद रखिएगा कि जो फूल है उसमें सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टल, ये 4 संयुक्त प्रणाली जब मिल जाती हैं तो उस चीज़ को हम फूल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 76 हमने देखा, प्रश्न नंबर 77 पर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 77 आपसे कह रहा है कि एक जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें कितनी साइकिल होती है, एक पूर्ण फूल में कितने चक्र होते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हमने जैसा पिछले प्रश्न में देखा है कि ये अगर फूल का फीमेल पार्ट है ना, और ये जो है ये मेल पार्ट है, दोनों तरफ ये पंखुड़ियाँ हो गई फूल की, और ये नीचे हरा वाला पार्ट ये फूल की डंडी हो गई। अब इसको समझते हैं। अब ये जो हरा वाला नीचे पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। ये हो गया पेटल, ये स्टेमिन और ये पिस्टल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4। अब हम इसको गिन लेते हैं कि जो सेपल है ये पहला हो गया सबसे भारी, उसके अंदर क्या रहेगा, पंखुड़ियाँ, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा उसके बाद क्या होगा, ये स्टेमिन जिस पे पराग लगा रहता है, जो मेल पोर्शन है। और सबसे अंदर क्या होगा, फीमेल पोर्शन, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। और ये क्या पूछ रहा है, एक पूर्ण फूल में कितने चक्र होते हैं, तो कितने चक्र हो गए, 4 चक्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, हो सके तो एक बार इसको देख लीजिएगा। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4। ये आकृति जो बनाई है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 78 आपके सामने है।
कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैरलेक्स। तो पहले देख लेते हैं कैरलेक्स होता क्या है, फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने फूल में बताया था, अगर ये फीमेल पोर्शन है, ये मेल है, ये पंखुड़ियाँ हैं और ये नीचे इसके हरा वाला, तो ये हरा वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग कैलेक्स। ठीक है, ये हरा वाला जो पोर्शन है इसको सेपेल्स बोलेंगे या कैलेक्स बोलेंगे, दोनों ही नाम है, और इसका साइंटिफिक नेम वैसे कैलेक्स ही है। ये जो है इसको हम पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल या फिर कोरोला। ठीक है, तो ये हो गया कैलेक्स या सेपेल्स, ये पेटल्स हो गया, कोरोला हो गया। ये मेल वाला पोर्शन इसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, और ये जो फीमेल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं गाइनोशियम। याद रखिएगा, फिर से बोलता हूँ, नीचे वाला कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, ये 4 फूल के मुख्य अंग होते। ठीक है, जो कैलेक्स है, अब उसके बारे में पूछ रहा है कि फूल का बाहरी चक्र होता है कैलेक्स। तो मान लीजिए ये कली है। ठीक है, ये कली है, ये अभी खिली नहीं। तो एक जो गुड़हल का फूल रहता है, एक जो गुड़हल का फूल होता है उसमें चीज़ बड़ा आराम से दिख जाती है, इसके जितने भी फूल के पार्ट हैं, तो इसको समझते हैं। ये जो कली है इसमें जो बाहर का हरा वाला पोर्शन होता है उसकी बात कर रहा है। तो जब ये कली खिलेगी तो फूल बनेगा, और क्या कह रहा है, फूल का बाहरी चक्र होता है। जैसा भी हमने पीछे पोर्शन में देखा था कि सबसे बाहरी जो अंग है फूल का वो क्या होता है, कैलेक्स। तो ठीक है, और हमने देखा भी है कली को अगर हम खोल के देखें सबसे पहले हमें हरा रंग दिखाई देगा। उसको जब एक परत को हटाएंगे तो उसके अंदर वाली परत में हमें पंखुड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसको हम करोला कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ये क्या कह रहा है, ये हरा रंग का होता है, सही बात है। जो कली होती है वो सामान्यतः उसका कैलेक्स जो होता है वो हरे रंग का होता है, तो ये बात भी सही हो गई। तीसरा क्या कह रहा है कि कलियों के कोमल भागों की ये रक्षा करता है। कौन करता है, कैलेक्स। तो सही बात है। तो सबसे बाहरी परत जो होगी वो अंदर वाली जो कोरोला है या स्टेमिन है या पिस्टर है उनकी रक्षा करेगा। अगर कोई भी बाहर से मान लीजिए चोट लगती है इस कली को, सबसे पहले आक्रमण कहाँ होगा, बाहरी परत पर। तो ये क्या कर रहा है, ये रक्षा कर रहा है। जिस प्रकार किले की दीवारें किले के अंदर की रक्षा करती है, उसी तरह कली जो है उसका ये कैलेक्स जो है वो ये अंदर के कोमल भागों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी भी ठीक हो गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल क्या है, एक हरा पिगमेंट है, हरा पदार्थ है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। हरा रंग होगा तो जब प्रकाश या धूप की रोशनी पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो अब चूंकि कैरलेक्स में हरा रंग होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण में ही भाग लेगा। तो ऑप्शन डी भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, ये बात आपको कैरलेक्स के बारे में हमने की, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। और इसको अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 79 आपके सामने है कि विच ऑफ द पार्ट्स आर ऑफ स्टेमिन। ठीक, तो अभी हमने देखा था जो मेल पोर्शन है उसको हम लोग एंड्रोशियम भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये फूल का मेल पार्ट, इस पे ये ऊपर एक पराग लगा रहता है। ठीक है, अब ये पूरा स्टेमिन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है डंडी जैसी संरचना, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये हो गया ऊपर पराग, जिसको बोला जाता है एंथर। ठीक है,
और कनेक्टिव भी इसी का पार्ट है। पर ये देखिए, तो ये रेशा या फिलामेंट हो गया इसका पार्ट एंथर हो गया, इसका पार्ट कनेक्टिव हो गया। किसका? स्टेमिन का। ये तीन ही मुख्य भाग होते हैं स्टेमिन के। और ये जो स्टिग्मा दिया हुआ है ये स्टेमिन का पार्ट ना होके पिस्टल का पार्ट है। किसका पार्ट है? पिस्टल का। क्यों? ये जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसका पार्ट है स्टिग्मा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? स्टेमिन। स्टेमिन क्या है? मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट के पोर्शन कौन कौन से हो गए? फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव, या रेशा, एंथर और कनेक्टिव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ए, बी और सी सही है और ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 79 हमने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 और 68 को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज़ जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ टेस्ट शुरू हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए। आपको अधिक जानकारी इस नंबर से प्राप्त हो सकती है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अभी प्रश्न नंबर 80 आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 79 में हमने जो है जो मेल पार्ट है फ्लावर का या फूल का, उसके बारे में बात कर ली थी। अब जो फीमेल पार्ट है उसको बोला जाता है कार्पेल। ठीक है, यह प्रश्न आपसे कार्पेल के पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो है एक जो फीमेल पार्ट होता है इसमें फूल का, उसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए ये फूल का फीमेल पार्ट। ठीक, अब इसमें क्या है, जो हाँ, तो ये जो है सबसे ऊपर वाला, इसको बोला जाएगा स्टिग्मा। ठीक है, ये बीच वाली जो डंडी है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये अंदर वाला ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है ओवरी। पूरे को, ये जो गोल भाग है इसको बोला जाएगा ओवरी। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों सही हो जाएंगे। और जो कनेक्टिव है ये मेल पार्ट का पोर्शन है, इसका नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए थोड़ा इस पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं कार्पेल के ऊपर। अब होता क्या है, मान लीजिए ये हो गया इसका मेल पोर्शन, ये पराग हो गया। अब मान लीजिए एक मधुमक्खी है, वो इस पर उड़ती हुई आई बैठी, तो ये पराग जो है उसके पैरों से और उसके पंखों से चिपक जाएगा। और ये जो स्टिग्मा होता है इस पर एक थोड़ा चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, थोड़ी खुशबू आती है फूल से। तो मधुमक्खी जब यहाँ से उड़ के इस पर बैठेगी तो ये पराग जो है इस पर पहुँच जाएगा, और यही पराग इस पर पहुँच जाएगा स्टिग्मा पर। और यही पराग जो स्टाइल में होता हुआ यहाँ ओवरी में पहुँचेगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं और इस ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो वहाँ ये बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेल से फीमेल पार्ट में होता है जो है ले जाने का काम होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक मोटा मोटा हमने थोड़ा आपको एक बता दिया है कि कार्पेल में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने। यह आपसे पूछ रहा है कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो अगर जंतुओं द्वारा की जाए, परागत करने की जो प्रक्रिया है वो अगर जंतुओं द्वारा की जाए तो उसका क्या नाम होगा। अभी हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, परागत करने की प्रक्रिया क्या होती है कि जब जो पराग जो मेल पोर्शन है उससे उठाकर फीमेल पोर्शन, मतलब एंथर जो है या पराग है, वो जब उठ के स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो इसकी जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है पॉलिनेशन या परागत की क्रिया। ठीक है, अब ये उसी के बारे में पूछ रहा है। आपको नीचे इसने 4 प्रकार दे दिए कि जो परागत की प्रक्रिया है वो जंतुओं द्वारा अगर की जाए तो उसका क्या नाम होगा। तो इसका ऑप्शन आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एनोमोफिलिस, दूसरा है एंटोमोफिलिस, तीसरा है हाइड्रोफिलिस और चौथा है जूफिलिस। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, एनिमल्स पूछ रहा है, तो एनिमोफिलिस जो है उसको एनिमल से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एनिमोफिलिस होता है अगर परागण की प्रक्रिया हवा द्वारा की जाए। भाई पराग जो है वो हल्का होता है, और जब हवा चलती है तो ये कुछ पराग है वो हवा के साथ उड़कर स्टिग्मा पर जो फीमेल पोर्शन है उस पर चिपक जाता है, और ये परागण की प्रक्रिया हवा द्वारा की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिलिस। एनिमल से कंफ्यूज नहीं करेंगे इसे, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है एंटीमोफिलिस। तो अगर आपने देखिए इसमें यहाँ एंटीमोफिलिस मिस हो गया है हिंदी वाले में देख लीजिएगा, बी ऑप्शन एंटीमोफिलिस है। तो जो एंटीमोफिलिस की प्रक्रिया है, अगर आप लोगों ने एंटेमोलॉजी का नाम सुना होगा, तो एंटेमोलॉजी होती है जो कीड़े जिसमें के अंडर पढ़ा जाता है, आर्थ्रोपोडा के बारे में मुख्यतः जिसमें पढ़ा जाता है उसको एंटेमोलॉजी कहते हैं। तो वहीं एंटेमोलॉजी से एंटेमोहिलस जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट या कीड़ों के द्वारा। इस प्रकार का जो परागण की प्रक्रिया कीड़ों द्वारा होती है उसको बोलते हैं एंटेमोहिलस, ठीक है। वहीं ऐसी परागण की प्रक्रिया जो पानी द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिस। भाई पानी को हाइड्रो भी तो बोलते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिस हो गया। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है जूफिलिस। अब जूफिलिस, जूलॉजी का अगर आपने नाम सुना होगा, उसको हिंदी में जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो वहीं से अगर आप देख लें कि जूलॉजी जो है वो किसकी बात कर रहा है? जानवरों की। तो जूफिलिस क्या हो गया? जीव जंतु जो है, जंतुओं के द्वारा अगर किया जा रहा है परागण की प्रक्रिया तो उसको जूफिलिस कहा जाएगा। अब कुछ जो बैट होते हैं या जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। केवल कीड़े ही जो है हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी ने की तो वही परागण है, तो ऐसा नहीं। चमगादड़ भी जंगलों में परागण की प्रक्रिया करते हैं, तो वो जूफिलिस के अंडर आता है। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हिंदी वाले बी ऑप्शन को ज़रा देख लेंगे कि इसमें एक एंटोफिलिस मिस हो गया है ना, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 81 आपके सामने हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 आपके सामने, देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 82 आपसे कह रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम। मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है किसी भी जो है फूल में, उसके बाद जो बीज उत्पन्न होता है वो बीज कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन हैं आपके: ए जायगोट, बी फ्रूट या फल, सी भ्रूण, डी ओव्यूल या अंडकार, ठीक है। अब देख लेते हैं। जो जायगोट होता है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके बाद जो फर्टिलाइज एग होता है, कहने का तात्पर्य है कि जो पराग है वो जब मेल वाले पोर्शन से उठकर फीमेल की स्टिग्मा पर पहुंचता है, अभी हमने पीछे बात की थी, ये फीमेल पोर्शन है, पराग यहाँ पर पहुंचा और स्टिग्मा पर आया, स्टिग्मा से स्टाइल में होता हुआ ये जो ओवरी है इसके अंदर तक पहुंचता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन की, इससे जो एग बनेगा, का मेल जो है वो फीमेल एग से फ्यूज़ हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो ये बनेगा इसको, ये पूरी प्रक्रिया के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा? जायगोट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? फ्रूट। अब जो फ्रूट है या जो फल है, जो पूरा कंप्लीट फल नहीं, वो फल का भाग जो हम लोग खाते हैं वो किससे बनता है? ये ओवरी से। ये बाहरी परत जो है ओवरी, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो ये ओवरी जो है वो धीमे धीमे फूलने लगती है। फूल का जो पोर्शन ओवरी है वो फूलने लगती है। जो आपका सेपल्स की बात की थी वो सूख के ख़त्म हो जाता है, जो पंखुड़ियाँ वो मुरझा जाती हैं, जो इसका स्टेमन है वो गिर जाता है, और ऊपर का स्टाइल और स्टिग्मा ये भी ख़त्म हो जाता, बचती है क्या है? ओवरी।
और ये ओवरी ही फिर धीमे 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 बढ़ते हुए एक फल का रूप ले लेती। तो फल का वो जो गूदा होता है वो ओवरी से बनता है। ठीक है, फिर बात कर रहा है ये एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो किससे बनेगा? एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। जो भ्रूण है वो किससे बनेगा? जाइगोट से। और जो ओव्यूल है, ठीक है, जो अंडकार है वो कहाँ रहता है? ये मान लीजिए ओवरी है पूरी, तो इसके अंदर रहता है ओव्यूल। और भाई ओवरी तो बन जाएगी फल का गूदा, और ये जो ओव्यूल है, जो अंडकार है, ये ही चल के आगे बीज बनाएगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद। और आपसे क्या पूछ रहा है कि निश्चेदन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वो किससे बनता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओव्यूल। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा एक बार वीडियो बैक करके, अगर नहीं समझ में आया हो कि जाइगोट क्या है, फ्रूट कैसे बनता है, भ्रूण कैसे बनता है, अंडकार कैसे बनता है। ठीक है, हमने विस्तार से इस पर चर्चा कर ली है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज, फूलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं। दिए गए ऑप्शन क्या क्या हैं? क्या ये हॉर्टिकल्चर है? क्या ये एग्रोनॉमी है? सी ऑप्शन आपका कह रहा है एंथोलॉजी, 4 कह रहा है फ्लोरिकल्चर, या 5th ऑप्शन नन ऑफ द अबव ऑब्लिक मोर देन अबव। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए बागवानी, बी एग्रोनॉमी, सी एंथोलॉजी, डी फ्लोरिकल्चर। तो आइए देखते हैं। अब जो बागवानी है उसमें क्या क्या है? तो बागवानी के अंदर हम लोग फल, फूल और सब्जियां तीनों को एक साथ अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये सब बागवानी के अंदर आता है। ठीक है, और ये बात कर रहा है केवल किसकी? मुख्यतः फूल की। तो अगर ऑप्शन में आपके, चलिए उस पर आगे बात करेंगे। तो बागवानी अभी फ़िलहाल नहीं होगा। अब क्यों, ये मैं थोड़ा आगे इस पर चर्चा करूँगा कि क्यों हम बागवानी नहीं लगा सकते। फिलहाल ये बागवानी को काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा बागवानी में फूल, फल और सब्जियों की बात होती है, या कह सकते हैं कि कल्टीवेटिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर इज कंसिडर्ड अंडर हॉर्टिकल्चर। सेकेंड ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी में हम बात करते हैं कि जो फसल का उत्पादन है और जो हमारे खेत हैं उनकी देखरेख के बारे में अगर बात करनी हो तो वो किस में आएगा? एग्रोनॉमी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है? ऑप्शन सी आपसे कह रहा है एंथोलॉजी। तो फूलों का जो अध्ययन किया जाता है, जिस कहते हैं बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंडर, या फिर बॉटनी की जिस ब्रांच के अंडर, वो क्या होती है? एंथोलॉजी। ठीक है, अब ऑप्शन डी पे बात कर लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो फूल हैं उनको उगाया जाए और बाज़ार में बेचा जाए, मतलब कॉमर्शियल फ्लावर फार्मिंग की जो बात है वो हम फ्लोरिकल्चर के बारे में उसके अंदर बात करते हैं। और आपसे पूछ रहे हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, तो ये बॉटनी की ब्रांच है, जीव विज्ञान की। बागवानी जो है, एंथोलॉजी, वो हॉर्टिकल्चर के अंडर ही आता है। ठीक है, 3 है हॉर्टिकल्चर के अंडर। एक पोमोलॉजी जिसमें हम जो फलों की बात करते हैं, एक एंथोलॉजी है जिसमें हम फूलों की बात करते हैं। ठीक है, और एक होता है ओलेरिकल्चर जिसके अंडर हम वेजिटेबल की बात करते हैं। इन तीनों को मिला दीजिए तो हॉर्टिकल्चर है। तो अगर आपको ऑप्शन में एंथोलॉजी नहीं दिया है और हॉर्टिकल्चर दिया है तो हॉर्टिकल्चर लगाने में कोई बुराई नहीं, परंतु अगर ऑप्शन में एंथोलॉजी दिया हुआ है तो फिर इसका सही उत्तर एंथोलॉजी होगा, क्योंकि बागवानी में हम फूल, फल और सब्जी तीनों की एक साथ बात कर रहे हैं और पूछा जा रहा है आपसे फूल। तो उसका 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 68 के लिए हमारे यहाँ क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ जो है 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं,
और दिए गया जो नंबर है 800222555086, इस पर कॉल करके आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 84 आपके सामने, देखते हैं क्या पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना निषेचन के फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है पार्थेनोकार्पी, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी, सी शुक्राणु विज्ञान, डी पार्थेनोकार्पी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आइए बात कर लेते हैं। अभी हमने पीछे बात की थी, जो हॉर्टिकल्चर है उसके अंडर 3 ब्रांचें आती हैं। एक होता है फ्लोरिकल्चर, जिसके अंडर हम फूलों के बारे में बात करते हैं कि जो है फूलों के बारे में स्टडी करते हैं कि फूलों की उन्नत किस्म को कैसे उगाया जाए, इसके बारे में, और जो रिसर्च वगैरह है वो आपका एक बात की जाती है। जो पोमोलॉजी है हॉर्टिकल्चर के अंडर, उसमें बात की जाती है कि स्टडी ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन, जो फल है उसको कैसे बढ़िया उन्नत किस्म उसकी जो है डेवलप की जाए और जो है उसको कैसे बढ़िया उगाया जाए। तो इसकी बात हम करते हैं पोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। वहीं जो बायोटेक्नोलॉजी है या शुक्राणु विज्ञान है, इसमें हम क्या बात करते हैं कि तकनीक का प्रयोग करके कैसे हम अपना बायोलॉजी या जीव विज्ञान में और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा नाम से पता चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी, तो जो तकनीकें हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी एक बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस की, या फिर कहते हैं हम लोग इसके अंदर जो है एक ट्रिट्रिकेल की, अभी जो हमने कुछ दिन पहले ट्रिट्रिकेल की बात की थी, या फिर कह लें बीटी ब्रिंजल है, वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। या हाइब्रिड वैरायटी ऑफ जो सीड है वो सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। स्पर्मोलॉजी क्या है? स्पर्मोलॉजी जो है ये बॉटनी की वो ब्रांच है या वो शाखा है जिसके अंदर जो बीज उत्पन्न करने की प्रणाली है उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। ये आता है स्पर्मोलॉजी के अंदर। हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉटनी की, तो स्पर्मोलॉजी को जूलॉजी से भी ना जोड़िएगा। स्पर्मोलॉजी जो है वो दोनों में है, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? बिना निषेचन के फल उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर होगा पार्थेनोकार्पी। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते कि ये किस प्रकार होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि कोई भी जो फूल है उस पर जब तक पराग जो है वो आकर जो है स्टिग्मा पे नहीं बैठेगा, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो जब तक पराग स्टिग्मा पे नहीं बैठेगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। पर यहाँ ये क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही जो है फल उत्पन्न हो जाए। तो होता क्या है कि ये दोनों तरीकों से होता है, नेचुरल तरीके से भी और आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से भी ये किया जाता है। तो जो आपका बीज बनने की प्रक्रिया है जिसमें आपका ओव्यूल होता है, वहाँ ओव्यूल ना बनके या सेल ना बनके जो ओवरी है, ओवरी की हमने बात की थी, वही फल का गूदा बनाती है। वही ओवरी अगर स्वतः नेचुरली या फिर कृत्रिम रूप से फूलने लगे और गूदा बनने लगे, उस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब चूंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो बीज नहीं बनेगा पर फल का गूदा बन जाएगा। तब इससे होगा क्या? भाई फल तो मौजूद रहेगा, बीज नहीं होगा उसमें। तो ऐसे फल को अगर आप ज़मीन में लगा देंगे तो उससे नया पेड़ उत्पन्न नहीं होगा सामान्यतः। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? आपने केला देखा होगा, केले में बीज नहीं पाया जाता, ठीक है।
तो केला जो है वो पार्थेनोकार्पी का एक बड़ा उत्तम उदाहरण है। और जो केला होता है वो स्वतः होता है, नेचुरली पार्थेनोकार्पी की प्रक्रिया है। ठीक है, एक उदाहरण के रूप से और समझते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा पपीता जो होता है उसमें कई बार तो ढेर सारे बीज होते हैं, और कभी कभी हमारे पास ऐसा पपीता भी आ जाता है जिसमें बीज ही नहीं होते। तो वो कृत्रिम रूप से जो पपीता उगाया जाता है वो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अब आगे जब हम कुछ प्रश्नों में प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस पार्थेनोकार्पी की प्रक्रिया को विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के, मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के जो है अगर फल बन रहा है, ओवरी स्वतः फूल के गूदा बना रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने। अब ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर लेयर्स ऑफ पेरिकैप। निम्नलिखित में कौन सा पेरिकार्प की परत है। अब ये पेरिकार्प क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। कोई भी जो फल है उसमें सामान्यतः 3 जो है परतें पाई जाती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये फल की गुठली है, एक जो गुठली है वो एक सतह हो गई। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये गूदा बना हुआ है, और गूदे के ऊपर ढकने के लिए यहाँ ऊपर छिलका है। ठीक है, ये फल कुछ इस प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आम का फल है, तो आम में बड़े अच्छे से 3 परतें दिखाई देती हैं, आम की गुठली, आम का गूदा और आम का छिलका। अब ये क्या कह रहा है कि पेरिकार्प क्या होता है। तो ये तीनों ही जो है अंदर का, बीच का और बाहरी सतह मिला के पेरिकार्प बोला जाता है। फल की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एपिकार्प, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मीजोकार्प, तीसरा ऑप्शन दिया है एंडोकार्प, डी दिया है एक्सोकार्प, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब इसको चलिए समझते। जो एपिकार्प होता है वो कहाँ होगा। मान लीजिए सबसे बाहर वाला जो सतह है इसको बोला जाता है एपिकार्प। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं भी एपी वर्ड आ जाए तो एपी का मतलब होता है बाहरी परत। जब हम लोग जो है ह्यूमन टिश्यू के बारे में बात करेंगे तब भी एपी वर्ड आएगा। तो एपी वर्ड का मतलब ही होता है बाहरी। ठीक है, तो पेरिकार्प की सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, एपिकार्प। जो फल का छिलका होता है वो एपिकार्प होता है सामान्यतः। अब फल का जो गूदा होता है ये बीच का भाग हो गया, गुठली और छिलके के बीच का, जो खाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प। बीच का जो गूदा है उसको मीजोकार्प कहते हैं। और सबसे अंदर की जो गुठली होती है इसको कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, जो एंडोकार्प है वो सबसे अंदर की परत हो गई, तो उसको कहते हैं एंडोकार्प। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पेरिकार्प की परतें कौन कौन सी, तो इसकी कौन कौन सी परतें हो जाएंगी, एपिकार्प सबसे बाहरी, मीजोकार्प बीच की, और एंडोकार्प सबसे अंदर की। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो 3 जब ऑप्शन सही होते हैं तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। आपको पेरिकार्प समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है। तो आप थोड़ा पहले समझते हैं कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। अभी जैसा हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जो फल है वो कैसे बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो जो ओव्यूल हैं वो बीज बनाएंगे, और उसके चारों तरफ जो ओवरी है, ठीक है, ये हमने बात की थी, ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है। जब परागण की प्रक्रिया होगी तो ये ओव्यूल, ये बीज बन जाएगा, और ये ओवरी है, ये फल का गूदा बन जाएगी। यही तो बात की थी हमने।
अब उसी बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे फल जिसमें ये प्रक्रिया पूर्ण होती है कि जिसमें ओवरी जो है वो गूदा बनाएगी, जो ओव्यूल है वो बीज बनाएगा, इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको ट्रू फ्रूट बोला जाता है। ठीक है। और ऐसे फल जिसमें जो गूदा है वो ओवरी से ना बन के या तो कोरोला से बन जाए या कार्लेक्स से बन जाए या थैलेमस से बन जाए। कहने का मतलब है कि जो गूदा है वो बनना तो चाहिए ओवरी से, और ओवरी से ना बन के या तो उसकी पंखड़ियों की वजह से बन जाए या उसकी बाहर की जो हरा वाला जो हमने कैलेक्स पढ़ा था उससे बन जाए। ठीक है। या डंडी जो है रिसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं इसे, अगर ये जो है फल का गूदा बना ले तो इस तरह के जो फल होते हैं उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। अब आपको ये 4 प्रश्न दिए, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फल है जो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब है जो ओवरी से नहीं बना। ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है टमाटर, तीसरा है मक्का, चौथा है सेब और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आम का भी हमने जैसे पीछे प्रश्न में बात की थी, आम का जो फल है वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है एक ट्रू फ्रूट का। ठीक है। तो आम होगा नहीं, आम का जो गूदा है वो ओवरी से बनता है तो आम हो नहीं सकता। इसी प्रकार टमाटर का अगर आप लोगों ने फूल देखा हो तो टमाटर में भी जो ओवरी होती है उसी से फ्रूट बनता है, तो ये भी ट्रू फ्रूट है, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार मक्के में भी होता है। ठीक है। तो मक्का भी नहीं होगा। अब ऑप्शन आपका बचा डी, जो सेब होता है ये एक फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है वो ओवरी से ना बन के थैलेमस से बनता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं थैलेमस क्या होता है। ये फूल का नीचे वाला पोर्शन है, इसमें ये पत्तियां हैं, ये फीमेल, ये बीच में फीमेल पोर्शन, ये मेल पोर्शन। तो ये फूल जिस चीज़ पर टिका रहता है, जो डंडी होती है, इसको थैलेमस कहा जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो सेब है उसमें ओवरी ओवरी से ना बनकर, अगर आप सेब को देखेंगे तो सेब का जो बीज होता है उसके ऊपर एक परत और होती है, उसके ऊपर गूदा होता है, और जो डंडी होती है वो अंदर तक जुड़ी होती है, सेब के आर पार होती है डंडी। ठीक है। तो ओवरी जो है वो ये बीच वाला पोर्शन है, ये ओवरी कहलाता है, और ये जो गूदा है ये डंडी से बना होता है, ना कि ओवरी से। अब देखिएगा फल को काट के बीच में से डंडी आर पार होती है सेब की। तो जो सेब है वो एक फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि सेब क्यों जो है ट्रू फ्रूट नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 87 आपके सामने। प्रश्न नंबर 87 आपसे क्या पूछ रहा है? जो स्ट्रॉबेरी होती है वो इनमें से किस चीज़ का उदाहरण है? अब स्ट्रॉबेरी एक फल है और ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं एक बार, कि क्या ये एक सक्लेंट फ्रूट है, क्या एक ये कंपोजिट फ्रूट है या समग्र फल है, क्या एक ये सूखे फल का उदाहरण है, क्या एक एग्रीगेट फल है, या नन ऑफ द दिस, नन ऑफ द अबव या ऑब्लिक मोर देन अबव। तो स्ट्रॉबेरी आप सबने देखी होगी कि क्या होती है, तो इसमें बात कर लेते हैं। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं? जो फल भी होता है, अभी हमने देखा था कि फल जो है किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें अगर जाएं तो फल 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो ट्रू फ्रूट होगा या तो फॉल्स फ्रूट होगा। और अगर ये देखा जाए कि फल किस किस प्रकार का है, तो फल जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल फ्रूट, एक होता है कंपोजिट फ्रूट और एक होता है एग्रीगेट फ्रूट। सामान्य फ्रूट हो गया, एक आपका समग्र फल हो गया, एक आपका एग्रीगेट फल हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। और जो सिंपल फ्रूट है उसी के 2 और सब टाइप हैं, जिसको हम जानते हैं सक्लेंट फ्रूट और ड्राइड फ्रूट के नाम से। ठीक है। तो ऐसा फल जो कि एक ओवरी है, एक ओवरी से जन्मा है, और वो ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद गूदा का निर्माण कर रही है, ऐसा जो फल होता है उसको हम सिंपल फ्रूट के रूप में जानते हैं। अभी हमने पीछे देखा भी था।
तो वो सारे फल जो रसीले हैं और उसमें गूदा मौजूद है, ऐसे फलों को कहा जाता है सक्लेंट फ्रूट। इसका उदाहरण जैसे आम का फल हो गया, या फिर आपका आपका संतरा हो गया, ये सब सक्लेंट फ्रूट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सक्लेंट फ्रूट का बारे में पूछ ले तो आम हो गया, आपका संतरा हो गया, ये दोनों ही सक्लेंट फ्रूट के अंडर आते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या दिया है, अब बात कर रहा है कंपोजिट फ्रूट। अब ये समग्र फल क्या होता है? देखिए, सिंपल फ्रूट में तो क्या होगा कि एक ओवरी होगी, एक ही बीज बनेगा, वही ओवरी फल बन जाएगी, और उसका जो गूदा वाला पोर्शन है, जब भाग जो गूदे वाला है, उसको हम खा लेंगे। ये ऐसा हो गया सिंपल फ्रूट। एक होता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि अगर कई सारे फल मिलके एक बड़े फल का निर्माण करें, ठीक है, तो इस प्रकार का जो फल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक समग्र फल। कई सारे फल मिलके एक फल का, बड़े फल का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जो अनानास या पाइनएप्पल का फल होता है वो एक फल ना हो के कई सारे फलों का समग्र रूप होता है। आप देखिएगा पाइनएप्पल जो होता है उसमें अलग अलग एक तरह से कोष्ठक बने होते हैं उसकी बाहरी परत पे, वो अलग अलग फल हैं जो एक साथ मिलके एक फल का रूप ले लिया है। ठीक है, इसी प्रकार जो कटहल का फल होता है वो भी एक समग्र फल है। कटहल के फल में कई सारी गुठलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो भी एक समग्र फल के अंडर आता है। अब ये बात कर रहा है ड्राइड फ्रूट या सूखे फल। अब ये क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो सिंपल फ्रूट होता है उसी के दो और प्रकार हैं, एक है सक्लेंट और एक है ड्राइड। अब ड्राइड फ्रूट का क्या होता है कि अगर कोई गूदा वाला फल है, उसको हम लोग उसका गूदा ना खा के उसको सुखा के खाएं, तो ऐसे जो फल होते हैं वो ड्राइड के अंदर आते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि आपका अखरोट, जैसे कि आपका गेहूं। अब इसमें क्या होता है कि जब तक फल हरा है तब तक वो खाने लायक नहीं है। जब वो फल सूख जाएगा तब उसको हम ग्रहण करेंगे। तो इसका जो पानी है, या तो यह स्वतः सूख जाए या फिर फल को काटने के बाद उसको हम सुखाकर तब ग्रहण करें, जैसा कि गेहूं के साथ होता है। भाई, गेहूं का जो बीज है वो पूरी तरह जब फसल सूख जाती है उसको खेतों में छोड़ दिया जाता है, और उसकी कटाई के बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। हम कच्चा जो है गेहूं नहीं खाते। इसी तरह अखरोट है ना। तो ये सारे जो फल हैं ये ड्राइड फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, सूखे फल की जो है कैटेगरी में आते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एग्रीगेट फ्रूट। अभी एग्रीगेट फ्रूट क्या है? अभी हमने कंपोजिट में देखा था कि कई सारे फल मिलके एक फल का निर्माण कर रहे हैं। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है इसमें क्या होता है, कई सारी ओवरी मिलके एक फल बना रही है, या कई सारी जो ओवरीज हैं वो एक ही समूचे फल में मौजूद हैं, जिसके अंडर आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो फल होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। वो सब अलग अलग ओवरीज जो है मिलके एक फल बना रही हैं। तो इसका एग्रीगेट फल का एक उदाहरण और देख लेते हैं। रसबेरी का जो फल होता है वो भी एग्रीगेट फल के अंडर आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ा जाए। बीपीएससी 67 और 68 को लक्ष्य रखते हुए मेंस ऑप्शनल कोर्स हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए कोर्स उपलब्ध है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 88 आपके सामने, देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज, पपीते का खाने योग्य कौन सा भाग है? अभी हमने पीछे प्रश्न में चर्चा की थी कि जो पेरिकैप होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है एपिकार्प जो बाहर वाली छिलका हो गया, मेसोकार्प गूदा जो बीच का हो गया, या एंडोकार्प जो गुठली हो गई। ठीक है, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पल्पी एरियल। अब देख लेते हैं क्या है। तो आपने देखा होगा जो पपीता होता है उसका बाहर का छिलका हम निकाल देते हैं और बीच के गूदे को खाते हैं।
तो इसमें पपीते का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीजोकार्प। एपिकार्प हो गया, बाहर का छिलका हमने उतार के फेंक दिया। मीजोकार्प को हमने खा लिया और उसके बीज को हम लोग छोड़ देते हैं, वो एंडोकार्प होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये आसान प्रश्न था, वन लाइनर था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 89 आपके सामने। प्रश्न नंबर 89 आपसे कह रहा है फ्लावर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से पूछ रहा है कि फूल किसमें हमेशा मौजूद होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, क्रिप्टोगैमस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी, एक बार फिर देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं। ब्रायोफाइट उस प्रकार के पौधों को कहा जाता है जिनमें बीज का तना मौजूद नहीं होता। ठीक है, जो पेड़ या पौधा है उसमें क्या है कि पत्तियां होंगी और उसके नीचे जड़ निकलेगी सीधे। ठीक है, तो इस तरह के जो पौधे हैं उसमें वो ब्रायोफाइट के अंडर आते हैं। तो पूछ रहा है फूल के बारे में, तो ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें फूल नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? टेरिडोफाइट। तो हमने टेरिडोफाइट में ये चीज़ देखी थी कि इस प्रकार के पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं जिसमें ना तो फूल होता है और ना ही बीज बनता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो पेड़ हैं ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर नमी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, साथ ही साथ यहाँ जो तापमान है वो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ये टेरिडोफाइट के बारे में थोड़ा बता दिया, हालांकि इसमें भी फूल नहीं आता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है? एंजियोस्पर्म। तो हमने पीछे क्लास में चर्चा की थी कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें फूल भी होगा और जो उसका बीज होगा उसके ऊपर गूदा मौजूद होगा। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है? क्रिप्टोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस क्या होता है? क्रिप्टोगैमस उस प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो छुपी हुई होती है। तो ना इसमें फूल बनता है ना इसमें बीज बनता है, और इसमें क्या होते हैं? इसमें स्पोर्स होते हैं, वो हवा के माध्यम से हल्के हल्के उड़ के जहाँ गिर जाते हैं वहाँ नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिप्टोगैमस भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 आपके सामने। प्रश्न नंबर 90 आपसे कह रहा है कि प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प आर एडिबल पोर्शन ऑफ, कि जो पेरिकार्प है और प्लेजेंटा है वो इनमें से जो ऑप्शन दिए हो इनमें से किसका हम जो है पेरिकार्प और प्लेजेंटा खाने में उपयोग किया जाता है या खाने का भाग। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नारियल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केला, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टमाटर, चौथा दिया हुआ है वुड सेब, एक प्रकार का जंगली सेब होता है, और ऑप्शन ई हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आइए देखिए, तो जो नारियल है इसका कौन सा पोर्शन खाया जाता है? इसका खाया जाता है एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंडोस्पर्म नारियल का खाने वाला भाग है। इसको मीजोकार्प मत लगा दीजिएगा, याद रख लीजिएगा एंडोस्पर्म नारियल में खाया जाता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? केला। तो जो केला होता है उसमें हम लोग क्या खाते हैं? मीजोकार्प। अभी नीचे बात की थी, पार्थेनोकार्पी केले में होती है, इसमें बीज नहीं बनता। तो केला भी नहीं होगा, नारियल भी नहीं होगा। नारियल में एंडोस्पर्म हो गया, केले में मीजोकार्प हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है टमाटर। तो टमाटर में क्या होता है? इसकी हम बाहरी सतह भी खाते हैं और उसका प्लेजेंटा भी खाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टमाटर। ठीक है, पेरिकार्प और प्लेजेंटा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? वुड सेब। ये जो एक जंगली सेब है इसको इतना समझ लीजिए बस कि इसका जो है बीज का गूदा खाया जाता है, मीजोकार्प खाया जाता है वुड एप्पल का। इसको जो हमने एप्पल की बात की, इसका थैलेमस से ओवरी बनती है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये अलग प्रकार का सेब है।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज कुछ प्रश्न जो है आपके फ्रूट्स और फ्लावर से डिस्कस किए। 67 और 68 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मेंस क्लासेस हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 जो प्री परीक्षा जनवरी में होनी है उसके लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ बैच शुरू हो गए। धन्यवाद।